Recording in progress.
हेलो। यस सर। Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो अभी डबल पुली वाले को सवाल किए थे, कंस्टेंट वाला है ना। यस सर। तो उसी का देखो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा देता हूँ, करना कोशिश। दो पुली हैं ये, डबल पुली जिसे हम कह रहे थे। तो देखो, इसका जो बाहर वाला रेडियस है उस पे ऐसे ऐसे रस्सी लपेट के इधर ले गए, वो रस्सी फिर इस पे ऐसे लपेट दी गई है। ठीक है। अब इसका जो बाहर वाला रेडियस है उस पे एक दूसरी रस्सी लपेटी और यहाँ से एक ब्लॉक अटैच कर दिया है। ठीक है। और यहाँ भी देखो, इसकी जो अंदर वाली रेडियस है उस पे ऐसे ऐसे एक रस्सी लपेट के यहाँ एक ब्लॉक अटैच कर, ऐसा कुछ सिस्टम है ये। ऐसा ही बना लो इसे, लगभग लगभग। इसको यहाँ हिंज कर रखा है, इसको भी यहाँ हिंज कर रखा है। ये घूमने के लिए फ्री है, इसके अबाउट ये एक्सेस होगी, ये भी घूमने के लिए फ्री है। इन ब्लॉक्स के नाम रख सकते हैं अपन। इस ब्लॉक का नाम है ए, इस ब्लॉक का नाम बी। इधर वाली जो पुली है, ये वाली, इसकी दो रेडियस है। वो रेडियस देखो इस तरह से, ये अंदर वाली रेडियस है ए और बाहर वाली रेडियस है बी, इसकी दोनों रेडियस। इसकी भी दो रेडियस होंगी, अंदर वाली रेडियस है मान लो सी और बाहर वाली रेडियस है डी। ये सारी रेडियस दे रहे हैं। और ये जो ए वाला ब्लॉक है इसको पकड़ के मैं नीचे खींच रहा हूँ वी नॉट वेलोसिटी से। ए वाला ब्लॉक ऐसे पकड़ के नीचे खींचा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक को मैं ऐसे नीचे खींच रहा हूँ, समझ गए। ये वाली पुली कौन से सेंस में घूमेगी? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ये ऐसे घूमना शुरू कर देगी यूं, तो ये रस्सी इस पे आना शुरू हो जाएगी, यस सर। खींचेगी कि नहीं इस रस्सी पे इधर। और ये रस्सी जैसे इधर खींचेगी ऐसे, वाला ब्लॉक तो बताइए चला ये जाएगा। कैसे, हाँ ये कैसे घूमना शुरू हो जाएगी? एंटी ये भी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये ब्लॉक एंटी ऊपर भागेगा नहीं। तो सवाल अपना ये है, इसकी वेलोसिटी वी नॉट नीचे गिवन है, तो उसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। सवाल लिखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। वो तो हमें पता चल गया कि ऊपर भागेगा, लेकिन कितनी वेलोसिटी से भागेगा ये कैलकुलेट कर। बी अल्फा इक्वेशन बाय समझ डी। में आ रही है? अल्फा वेल्फा कुछ नहीं है यार, अल्फा पता नहीं कहाँ से जबरदस्ती ला रहे हैं। पिछले सवालों में अल्फा आया था कहीं? तो क्या अप्रोच रहेगी देखो, तुक्केबाजी लगाने का कोई मतलब नहीं है। इतना जल्दी आंसर बताने का मतलब तुक्का ही कह सकते हैं। वी नॉट बी डी बाई ए सी। हम्म,
ये हो सकता है सही। देखो ये जो पुली है, इसको नीचे खींचने से ये पुली ऐसे घूमेगी, और इस पुली की एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा 1 है। तो ये ढूंढ के लाना है पहले मुझे, ओमेगा 1 कैसे, देखो यहाँ से आएगा इस जगह से। ये पुली अगर ओमेगा 1 से घूम रही है, तो ये जगह नीचे जाएगी ए ओमेगा 1 से, है ना, ए रेडियस होगी इस जगह की, ए ओमेगा 1 जो वी नॉट है। तो मुझे सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये मिली, ओमेगा 1 इज इक्वल टू वी नॉट बाई, यानी हमें ये भी पूछा जा सकता था कि इस पुली की जो इधर वाली है लेफ्ट वाली, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो ओमेगा 1 आ गई। अब देखो ये अगर इस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है ऐसे, तो बताइए ये जो पॉइंट है, क्या ये पॉइंट ऐसे भागेगा इधर, और इस पॉइंट की रेडियस कितनी है, बी, B. B. बी। तो देखो बी ओमेगा 1, इस रस्सी की वेलोसिटी पता चल गई मुझे कितनी, बी ओमेगा 1। ये जो पॉइंट होगा, क्या इसकी वेलोसिटी भी बी ओमेगा 1 होगी। Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये रस्सी ऐसे जा रही है, ऐसे लग रहा है कि ये ऐसे खींची जा रही है, तो क्या ये पुली ऐसे घूम जाएगी ओमेगा 2 से, एंगुलर वेलोसिटी मान रहा हूँ ये मैं। ठीक है। अब देखो इस जगह की वेलोसिटी है ये बी ओमेगा 1, इस जगह की रेडियस कितनी है, सी। तो मैं इस बी ओमेगा 1 को देखो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बी ओमेगा 1 यानी इस जगह की वेलोसिटी आर ओमेगा 2, आर है यहाँ का सी, ओमेगा 2, ओमेगा 2 भी हमें मिल जाएगा यहाँ से, बी ओमेगा 1 बाई सी। ओमेगा 2 मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो बी बाई सी, और ओमेगा 1 की वैल्यू हमने पहले ढूंढी थी, वी नॉट बाई ए। तो ये भी एक और सवाल है इसमें। क्या क्या सवाल और पूछे जा सकते थे इसमें, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये आ गई, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो ये आ गई। अब इसकी इस एंगुलर वेलोसिटी से और इस वाली रेडियस से, ये रेडियस कितनी है डी, इसकी वेलोसिटी आएगी, ऐसे भागेगा ये, वी बी, यहाँ लिख दूं वी बी इज इक्वल टू, कितनी रेडियस है यहाँ डी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, D डी omega 2. ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 की वैल्यू रख देंगे, तो यह आ जाएगा बी डी अपॉन ए सी नीचे, और मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट। ये है बी ब्लॉक की वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ हो। ये है फाइनल आंसर। तो इसमें बेसिकली दो तीन सवाल और छुपे हुए हैं, वो चेक कर लो जरा, नोट करें इसे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हेलो। यस सर, हो Yes. गया। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो इसमें देखो और क्या क्या सवाल हमसे पूछे जा सकते थे, वो समझ ही गए होंगे। इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछी जा सकती थी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये जो रस्सी है बीच में, इसकी वेलोसिटी पूछी जा सकती है, कितनी वेलोसिटी चल रही होगी ये रस्सी, ये भी है बी ओमेगा 1। ठीक है, और ब्लॉक की वेलोसिटी तो आएगी। तो ये एक तरह का कांस्टेंट जैसा ही होता है रोटेशनल मोशन का। कंसेप्ट इसका वही है, v इक्वल टू आर ओमेगा 1, हर जगह पे वही लगाते जा रहे हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा।
अभी अभी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा क्लास रुक रही है, मैं आ रहा हूँ अभी। ओके सर। हाँ भाई, आ जाओ वापस। Yes, sir. बढ़िया सवाल जो बनने वाले हैं वो इस टॉपिक में बनते हैं, कंबाइंड मोशन। रोटेशनल मोशन के जितने भी अच्छे अच्छे सवाल जो आएंगे, ये अपन ने जो बेसिक चीजें अभी तक सीखी हैं वो तो सब काम आएंगी ही, लेकिन कंबाइंड मोशन, कंबाइंड का मतलब आप लिख सकते हो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। इसको रोलिंग नाम से भी जानते हैं, रोलिंग भी कह सकते हैं इसे, या कंबाइंड मोशन, या फिर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों का इफेक्ट। ये क्या होता है, इसे देखो एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हेडिंग तो लिख ही लो पहले। एक डायग्राम में बना रहा हूँ,
उससे ये क्लियर होगा क्या चीज है। कोई भी बॉडी है अपने पास इस तरह की, और ये सेंटर होगा इसका। इस मोमेंट पे इस बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स मैं ले रहा हूँ, कुछ बहुत सारे पार्टिकल्स मैंने बना दिए, इन सब की वेलोसिटी इस मोमेंट पे v है, जितने भी पार्टिकल्स हों। तो बताइए ये किस तरह की मोशन है। Translation. Translation. ये जानते हैं अपन, ट्रांसलेशनल मोशन की डेफिनेशन ही ये है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी बॉडी को मैंने इसके सेंटर पे यहाँ हिंज कर दिया ऐसे, और इसको ओमेगा से घुमा दिया। यहाँ हिंज करके इसे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो ये हिंज तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगी, ये बॉडी घूमती जा रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब इसमें जैसे इस बॉडी की रेडियस पता है, मान लो हमें r, तो हम इस बॉडी के किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकते हैं। जैसे इसकी वेलोसिटी r ओमेगा इधर हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी r ओमेगा इधर हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी r ओमेगा इधर हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी r ओमेगा इधर हो जाएगी। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस, तो इसकी वेलोसिटी r ओमेगा ऐसे होगी, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे घूम रहा है ये। और कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे है, इधर, यहाँ से r डिस्टेंस, इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी r ओमेगा। यहाँ कहीं ले लो पार्टिकल, ये r डिस्टेंस, इसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी। यहाँ कोई पार्टिकल होगा तो इसकी ऐसे, मतलब इस बॉडी के अंदर हर पार्टिकल की वेलोसिटी हम v इक्वल टू r ओमेगा से ढूंढ सकते हैं, और इसको अपन कहते हैं रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन, ठीक है। यानी इसमें बॉडी सिर्फ चल रही थी, इसमें बॉडी सिर्फ घूम रही थी। अब मैं क्या करूं, देखो इस बॉडी को घुमाऊं और आगे चलाऊंगी, यानी इन दोनों को मिला दिया जाए प्लस। तो इन दोनों को मिलाने के बाद देखो रिजल्ट हमें कैसा दिखेगा, वो मैं बना रहा हूं। यहाँ देखो इस जगह पे ये यहाँ हिंज कर रखा है, तो इस वाली मोशन में हम हर जगह की वेलोसिटी बता पा रहे हैं v इक्वल टू r ओमेगा से। मैं अगर यहाँ की हिंज की वेलोसिटी पूछूं इस डायग्राम में, हिंज की, तो क्या बताएंगे, Zero. Zero. जीरो, क्योंकि इसकी तो रेडियस ही नहीं है, ये चल ही नहीं रहा, ठीक है। Yes, sir. लेकिन अब मैंने क्या किया है, देखो ये और ये दोनों इफेक्ट, यानी इस बॉडी को चलाया और साथ में घुमा भी दिया। अब देखो इसके जो कुछ खास खास पार्टिकल्स हैं, या हर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी पे मैं नजर डालूं, बताइए इस वाले पार्टिकल को ट्रांसलेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी मिलेगी, V. 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 रोटेशन की वजह से r ओमेगा, R omega. और दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, v इधर ही है और r ओमेगा भी इधर है। इस वाले पार्टिकल पे ध्यान दो, इसको देखो ट्रांसलेशन की वजह से कितनी वेलोसिटी मिलेगी v, और रोटेशन की वजह से कितनी मिलेगी R r omega. ओमेगा। डायरेक्शन समझ में आ रही? Yes, sir. या इस पार्टिकल की बात करो, इसको ट्रांसलेशन की वजह से v और रोटेशन की वजह से r ओमेगा। ऐसे ही ये जो पार्टिकल है इसकी v और रोटेशन की वजह से r ओमेगा। तो अगर मैं सेंटर की बात करूं, यहाँ जहाँ हिंज कर रखा था,
इसको बताइए ट्रांसलेशन की वजह से कितनी मिलेगी? वी V रोटेशन की वजह से जीरो। जीरो 0 जीरो। इसके पास सिर्फ v होगा। yes sir यही एक पार्टिकल है, यही एक जगह है जिसकी वेलोसिटी सिर्फ ट्रांसलेशन वाली होगी v से। ठीक है, और देखो, और ये जो पॉइंट है यहाँ देख लिया मैंने, इस पॉइंट को देखो, ट्रांसलेशन की वजह से तो v मिल रही है और रोटेशन वाली ये रही आर ओमेगा। इस वाले पार्टिकल की बात करो, ये रहा, इसको देखो, ट्रांसलेशन वाली v और रोटेशन वाली ये थी इधर आर ओमेगा। यहाँ कोई पार्टिकल ले लिया मैंने, यहाँ इधर, इसका देखो रोटेशन वाली तो ये है आर ओमेगा और ट्रांसलेशन वाली इधर आ रही है v। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, ये रोटेशन ये है आर ओमेगा और ट्रांसलेशन वाली ये आएगी। तो हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी इस मोशन में अपन ढूंढ सकते हैं जो दो मोशन का इफेक्ट है, यानी हर पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से मिलेगी और एक इसके घूमने आर ओमेगा की वजह से मिलेगी, है ना। तो ये जो मोशन है, ये ऐसा लग रहा है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यस सर इसलिए इसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो कंबाइंड मोशन में किसी भी पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होती है वो दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट होगा, एक ट्रांसलेशनल वाली, और ट्रांसलेशनल वाली तो देखो सब जगह पे हर पार्टिकल को एक जैसी मिलेगी कि नहीं। देखो ट्रांसलेशन वाली इसको भी वी मिली, इसको भी वी 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 वी, ट्रांसलेशन वाली तो सबके पास वी है, बस रोटेशनल वाली ही तो अलग अलग हो रही है सबके लिए आर के हिसाब से। yes sir जिसका आर अलग होगा तो आर ओमेगा भी अलग होगा, डायरेक्शन भी उसकी बदलती जा रही है। लेकिन ट्रांसलेशन वाली तो सबको एक जैसी मिल रही है, क्योंकि ट्रांसलेशनल की डेफिनेशन ही होती है सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है उसकी। ठीक है, तो ये जो इस टाइप की जो मोशन है इसी को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, कंबाइंड, ये हम अलग से पढ़ चुके हैं, ये भी अलग से पढ़ चुके हैं। ये जो मोशन है इसको थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। तो अब देखो कंबाइंड मोशन में क्या कोई ऐसा भी पॉइंट नजर आ रहा है जिसके पास वेलोसिटी सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से आ रही है? यस सर जहाँ पे Hinge हिंज करा आ है रहा है। Hinge ये वही जगह है, हाँ ये वही जगह है जिसके अबाउट बॉडी को घुमाया है, या इस पॉइंट इसके अबाउट घुमाया था। अगर ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी, कोई दूसरी जगह भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब ये जो चीज है इसको थोड़ा सा देखो ऑब्जर्व करते हैं अपन अलग तरीके का सवाल इसमें से निकाल के लाते हैं। अब इस केस में जो, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता था? हाफ half है mv का square हाफ एम b वी square स्क्वायर, या थोड़ा सा r r square omega मैं इसे थोड़ा सा और क्लियर करके लिखूं तो ट्रांसलेशनल Yes, मोशन sir. में, ट्रांसलेशनल मोशन में क्या हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं सर नहीं, center of mass की सेंटर ऑफ मास की पता कर लेते तो ये सही लिखा है कि नहीं? ट्रांसलेशनल मोशन टोटल Yes, मास sir. और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, है ना। यहाँ देखो, यहाँ क्या होता था काइनेटिक एनर्जी? हाफ हाफ आई आई ओमेगा omega स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये सेंटर ऑफ मास पे हिंज कर रखा है तो इसे आईसीएम भी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में सही लिख रहा हूँ, हाफ एम वीसीएम स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर पूरी बॉडी की लिख दी है ये काइनेटिक एनर्जी। पहला पार्ट ट्रांसलेशन वाला हिस्सा है, दूसरा पार्ट रोटेशन, यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी दोनों तरीके से आ रही है, ट्रांसलेशनल वाली भी है और रोटेशन वाली है, दोनों मिला दी गई है। तो कंबाइंड मोशन में हम जब भी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो दोनों हिस्से आएंगे, उसके ट्रांसलेशन वाला पार्ट भी आएगा और रोटेशनल वाला भी। ठीक है,
Yes, sir. अब यहाँ पे देखो एक सवाल ढूंढते हैं। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी हमने बनाई है, ये कुछ भी हो सकती है, रिंग, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर, कुछ भी बॉडी हो सकती है। इस बॉडी को देखो ऐसे सोचो, ये तो इस बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख दी, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूं आपसे, इसको ऐसे सोचो, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, इस लाइन के ऊपर का आधा हिस्सा अपर हाफ, नीचे का आधा हिस्सा लोअर हाफ। अपर हाफ लोअर हाफ दोनों की मिला के तो टोटल ये है, लेकिन मुझे इतना बताओ कि अपर हाफ वाले पोर्शन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या लोअर हाफ वाले पोर्शन की? सर अपर हाफ। कैसे पता चला? सर उसमें आर V ओमेगा plus और R V ओमेगा आ एक रहा ही है। डायरेक्शन में है और नीचे वाले में कैंसिल करेंगे थोड़ा। एक ही पॉइंट से थोड़े देखना है, इस पॉइंट से, ये तो बहुत सारे पॉइंट हैं। देखो, अपर हाफ पे कोई भी पार्टिकल ले लो, जैसे ये पार्टिकल लिया, इसकी जो वेलोसिटी है v और r ओमेगा, दोनों के बीच में एक एंगल है 90 से छोटा, और यहाँ भी 90 से छोटा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ v और r ओमेगा के बीच में एंगल 90 से बड़ा है और यहाँ भी बड़ा है। तो बताइए नेट वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल की ज्यादा आएगी या ये नीचे वाले पार्टिकल की ज्यादा आएगी? ऊपर वाले। आप जानते हैं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, एंगल 90 से छोटा है और एक इसमें एंगल 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस नेगेटिव हो गया तो वैल्यू घट जाएगी कि नहीं? अब आप बड़े आसानी से समझ पा रहे होंगे, अपर हाफ के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको कंपेयर करें लोअर हाफ के पार्टिकल्स से, तो स्पीड किन की ज्यादा रही होगी? अपर हाफ वाला। अपर हाफ। तो क्या मैं एक ऑप्शन बना सकता हूं इस बॉडी के लिए कंबाइंड मोशन में, इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर हाफ इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोअर हाफ? तो दोनों को मिला के तो यही होगी टोटल। तो लिखें जरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपर हाफ इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लोअर हाफ। ठीक है? यस सर। अब ऐसे सोचो इसे, देखो, अब ऐसे सोचो, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके इधर लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, ऐसे सोच सकते हैं इसे? अब बताओ, Yes, sir. इस लाइन के लेफ्ट में जो आधा है ये, और इधर का जो आधा है, इनमें किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? सब बराबर होगी। बराबर 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 होगी। बराबर ही होगी। ऐसे देखो, हाँ, ये देखो, ये और ये और ये और ये देखो, ये इसके जैसा है और ये इसके जैसा है, नहीं समझे? तो Yes, sir. दूसरी बात इस पे क्या लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेफ्ट हाफ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइट हाफ। ये अलग बात हो गई। ठीक है? अगर इनको कंपेयर करें, जैसे ये 1/4 पोर्शन, ये 1/4 पोर्शन, इस 1/4 पोर्शन की ज्यादा होगी इससे, इसकी और इसकी बराबर होगी, इसकी और इसकी बराबर होगी। ये तो समझ ही गए होंगे, इसी से ये दो रिजल्ट बने हैं जो अपन ने लिखे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो कंबाइंड मोशन में किसी भी पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी आती है, वो दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट होता है, एक ट्रांसलेशन वाली और एक रोटेशन वाली। जैसे ये पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, इसकी वेलोसिटी अगर पूरे सारे पार्टिकल्स पे नजर डालें तो इसी की सबसे ज्यादा दिख रही होगी शायद, ये वाला जो है ना, दोनों Yes, वेक्टर एक ही डायरेक्शन, यस सर, सेम ही डायरेक्शन। और इसकी सबसे कम दिख रही होगी, लोएस्ट पॉइंट की, है ना? Yes, sir. इसकी वेलोसिटी अगर देखें v और r ओमेगा, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये इस मोमेंट में ये पार्टिकल ऐसे चलता दिखेगा, इसकी जो वेलोसिटी नेट ऐसे आएगी, है ना?
हर जगह की देख सकते हैं, वी और आर ओमेगा दोनों का रिजल्टेंट रहा होगा। तो अब देखो इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिचुएशन में समझते हैं, जिसपे सवाल वाल अपने बनने वाले हैं। ये जो कंबाइंड वाला जो डायग्राम है, इसको इसी डायग्राम को मैं दूसरे तरीके से अपने मतलब के हिसाब से बनाता हूं। देखो इसी डायग्राम, जैसे ये जो तीसरा डायग्राम था, इसमें हमने क्या किया, बॉडी को चलाया है और घुमाया भी है, दोनों काम कर दिए, चलाया भी और घुमाया भी। तो ऐसा करके चला के घुमा के और फिर मैंने रख दिया इसे जमीन पे। ये है देखो, अभी जो तीसरा डायग्राम था, उस डायग्राम को मैं जमीन पे जाके रख देता हूं। तो देखिए इस मूवमेंट पे, इस बॉडी का जो सेंटर है, इसके पास सिर्फ यही वेलोसिटी होगी। यस कौन सर। सी? यस सर। ट्रांसलेशन Translate. वाली, है ना? और ये देखो, ये कुछ खास खास पॉइंट, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कुछ खास के कुछ खास हैं जो अपने काम के होंगे। ये वी और आर ओमेगा की इधर ही, ये सबसे नीचे वाला पॉइंट जो बॉडी का है, इसको ट्रांसलेशन की वजह से वी इधर मिलेगा और रोटेशन की वजह से आर ओमेगा इधर मिलेगा। इस पॉइंट को नाम मैं पी दे सकता हूँ थोड़ी देर के। ये इसका वी इधर है और आर ओमेगा इधर है, वी इधर है, वी तो सबके पास है और आर ओमेगा भी सबके पास है। ऐसा है। ये वही डायग्राम देखो जमीन पर रख दिया है कि नहीं? ठीक है। अब Yes. इस मूवमेंट पे आप उन दो पॉइंट्स पे ध्यान दो, उन दो पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करो जो आपस में कांटेक्ट में हैं। कहीं कांटेक्ट नजर आ रहा है इस डायग्राम में? सर वो पी पॉइंट जमीन- कांटेक्ट में ग्राउंड। जमीन का एक पॉइंट, P point. जमीन का एक पॉइंट बॉडी के एक पॉइंट के कांटेक्ट में होगा कि नहीं? है ना? यस सर। इस बॉडी का, क्या ये पूरी बॉडी जमीन के कांटेक्ट में है? बिल्कुल नहीं। नहीं सर। No sir. इस बॉडी का No, sir. लोएस्ट पॉइंट, जिसे मैंने पी नाम दिया है, वो जमीन के कांटेक्ट में है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, ये जमीन है और ये जो बॉडी है, इसका ये जो पॉइंट है पी, जमीन तो फिक्स है और ये वी और ये आर ओमेगा, ये मैंने समझाने के लिए अलग बना दिया, लेकिन है यही डायग्राम। तो ये पी पॉइंट जमीन के कांटेक्ट में है। यहां तक सहमत है सब लोग? यस सर। Yes, sir. ठीक है। जमीन को मैं फिक्स मान रहा हूँ, यानी जमीन के जिस पॉइंट के कांटेक्ट में ये पी पॉइंट है, वो पॉइंट नहीं चल रहा, जमीन रेस्ट पे है। अब देखो जरा, इस पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है, पी पॉइंट की वेलोसिटी इन दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट होगा, एक वी और आर ओमेगा। बॉडी का सेंटर देखो इधर जा रहा है, बॉडी के सेंटर पे भी ध्यान देते रहना, है ना? बॉडी का सेंटर तो इधर चल रहा है, बॉडी के सेंटर के पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होगी? सिर्फ ट्रांसलेशन वाली। Translational. लेकिन पी पॉइंट के पास दोनों है, वी और आर ओमेगा। तो अब देखो हमने कितना वी दिया है, कितना ओमेगा दिया है, उसके हिसाब से ये जो वी है और आर ओमेगा है, इनमें से मान लो वी ज्यादा है आर ओमेगा से, तो बताइए इस मूवमेंट पे पी पॉइंट की नेट वेलोसिटी किधर होगी? वी की तरफ, टुवर्ड्स। इधर की तरफ, वी माइनस आर ओमेगा। और अगर आर ओमेगा ज्यादा हो गया तो इस पी पॉइंट की वेलोसिटी इधर हो जाएगी, आर ओमेगा माइनस वी। तो इसमें देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये डायग्राम अगर बन गया हो तो पहली पॉसिबिलिटी, इफ v ग्रेटर देन आर ओमेगा, ध्यान देना, v ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो क्या मैं सही लिख रहा हूं? देखो ये
पी पॉइंट की नेट वेलोसिटी सही लिखी है। यस सर। राइट वर्ड्स। अब ध्यान देना, पी पॉइंट जमीन के कांटेक्ट में, जमीन फिक्स है और पी पॉइंट इधर चल रहा है आगे v माइनस आर ओमेगा से, क्या पी पॉइंट और जमीन के बीच में स्लिपिंग होगी? यस सर। यही तो स्लिपिंग होती थी, जमीन फिक्स है और बक्सा रखा हुआ है, वो चल रहा है इधर, इसी को तो स्लिपिंग कहते हैं। यस सर। यस सर। तो बताइए इस मोमेंट पे जमीन पे रखा हुआ ये पी पॉइंट किधर स्लिप होगा? राइट सर राइट। राइट। है ना। और बॉडी का सेंटर किधर जा रहा है? वो भी आगे जा रहा है। तो इसको कहते हैं, इसका नाम लिख रहा हूं देखो, इसके साथ साथ इसे लिखो तब ज्यादा क्लियर हो। v लेस देन आर ओमेगा, तो पी पॉइंट की वेलोसिटी आएगी आर ओमेगा माइनस वी इधर। तो देखो इस मोमेंट पे आर ओमेगा जीत रहा है, तो पी पॉइंट की वेलोसिटी इधर है लेकिन बॉडी का सेंटर उधर जा रहा है, तो जैसे ही पी पॉइंट जमीन पे रखा तो किधर स्लिप होगा? लेफ्टवर्ड। बॉडी का सेंटर जा रहा है आगे, तो इसको मैं नाम देता हूँ बैकवर्ड स्लिपिंग। इन दोनों स्लिपिंग में अंतर समझ में आ रहा है? अगर ये बात पकड़ में आ रही हो तो सुनना ध्यान से। ये इस वाले केस में ये पी पॉइंट आगे स्लिप हो रहा है, यानी पी पॉइंट बॉडी का पॉइंट है, जैसे ही जमीन पर रखा तो आगे स्लिप हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जमीन को घिस रहा है ये आगे की तरफ, है ना। तो अगर ये सरफेस हो जाए रफ, तो बताइए इस पी पॉइंट पे पहले वाले केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड। और क्या नाम होगा उसका, काइनेटिक या स्टैटिक? काइनेटिक। क्यों? क्योंकि स्लिप हो रहा है स्लिपिंग हो रही है। स्लीपिंग हो रही है। पक्का। इस केस में देखो, जैसे इस पी पॉइंट को जमीन पे रखा तो आर ओमेगा ज्यादा है तो ये इधर स्लिप हो जाएगा, तो अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन राइटवर्ड। राइट। कौन सा फ्रिक्शन होगा वो? काइनेटिक। अगेन काइनेटिक। तो इसमें लिखेंगे, देखो इस बात, ये जो पहला ही पॉइंट था इसे पूरा करेंगे, यहाँ लिखना इफ सरफेस इज रफ, इफ सरफेस इज रफ, अगर सरफेस स्मूथ है तो नहीं लगेगा फ्रिक्शन, तो स्लिप होने दो भले। तो लिखेंगे इफ सरफेस इज रफ देन फ्रिक्शन विल एक्ट leftward and kinetic. Friction will act leftward and kinetic. आई बात पकड़ में? कंसेप्ट लपेटे में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ। अब इधर आ जाओ, इधर देखो फिर एक बार सुन लो, ये आर ओमेगा ज्यादा है वी से, तो जैसे ही मैंने इस बॉडी को जमीन पे टिकाया तो ये पी पॉइंट किधर स्लिप होने लग जाएगा? पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन उधर आगे लग जाएगा, काइनेटिक वाला। तो लिखो, इसमें लिख लेना। बैकवर्ड स्लिपिंग क्यों कह रहे हैं वो तो समझ ही गए होंगे। नाम लिखो इसका, इफ, हाँ नाम तो हो गया, लेकिन ये फ्रिक्शन अगर लगेगा तो कैसा? इफ सरफेस इज रफ फ्रिक्शन विल एक्ट राइटवर्ड्स एंड काइनेटिक। ये दोनों बातें समझ में आई? हमने देखो किया क्या है, ये क्यों हो रहा है, ध्यान देना। फ्रिक्शन विल एक्ट राइटवर्ड्स एंड काइनेटिक, उसका उल्टा ही तो लिखना है। तो अब देखो ये हो क्यों रहा है, ध्यान दो। हमने क्या किया था, इस बॉडी को v वेलोसिटी दी थी और ओमेगा से घुमाया था। अब हमने कितनी वेलोसिटी दी है और कितना ओमेगा दिया है, उसी पे तो डिपेंड करेगा कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है।
नहीं समझे? हेलो, Yes. सो गए क्या? Yes, sir. No, sir. तो ये आर ओमेगा कितना है, वी कितना है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम ही चला रहे हैं इसको, हम ही घुमा रहे हैं। तो हमने चलाया कम, घुमा ज्यादा दिया, तो आर ओमेगा ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और हमने चला ज्यादा दिया, घुमाया कम, तो वी ज्यादा होगा। Yes, sir. अभी तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये दो पॉसिबिलिटी तो चलो ठीक है, ये भी काम आएंगी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरी पॉसिबिलिटी होगी। क्या मैं इस वी और ओमेगा को इस तरीके से दे सकता हूँ कि ये दोनों बराबर हो जाएं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ये बराबर हुए, तो जैसे ही पी पॉइंट को मैं यहाँ जमीन पे टिकाऊंगा, तो क्या वो स्लिप होगा? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, लेकिन अब ये मत कहना कि बॉडी ने घूमना बंद कर दिया या बॉडी घूम भी रही है, बॉडी चल भी रही है, लेकिन जैसे ही जमीन पे रखेंगे स्लिप नहीं होगी। उसका देखो क्या नाम लिखा जाएगा, तीसरा पॉइंट। ये अगर लिख लिए हो तो मैं हटा के थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। हटा दो। लो, हटा दिया। तीसरा पॉइंट, इफ V इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर ऐसा हो गया तो बताइए क्या होगा? VP 0, Zero. है ना? अब इसका नाम क्या होगा? अच्छा, इसका नाम क्या था? ये नाम थोड़े से आधे आधे रह गए यार, पूरा करो इसे। पहले पार्ट का नाम क्या लिखा था? Forward. Forward. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के आगे और इस बैकवर्ड के आगे भी एक वर्ड, दो वर्ड बढ़ा लो। रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। और पहले में क्या लिखेंगे? रोलिंग विद फॉरवर्ड। Forward. रोलिंग तो हो ही रही है, रोलिंग मतलब कंबाइंड मोशन, वो तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ बैकवर्ड स्लिपिंग के साथ हो रही है और पहले पॉइंट में फॉरवर्ड स्लिपिंग के साथ हो रही थी। तो अब मैं क्या लिखूंगा? Rolling with no slipping. Rolling with no slipping. हाँ, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। आ रहा है वर्ड समझ में? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। बॉडी ने ना तो घूमना बंद किया, ना ही चलना बंद किया। बॉडी घूम भी रही है, चल भी रही है, लेकिन जैसे ही जमीन पर रखा वो स्लिप नहीं हुई, बिना स्लिप होते हुए रोल होती हुई जा रही है। तो इसकी एक खास कंडीशन रखनी पड़ेगी नहीं हमें, वी और आर ओमेगा बराबर होने चाहिए। हमें इस तरह का वी और इस तरह का ओमेगा देना पड़ेगा कि ये मैच हो जाए। तो जैसे ही जमीन पर रखेंगे तो बॉडी स्लिप नहीं होगी, बस लुढ़कती हुई जाएगी आगे। आई बात पकड़ में? Yes, sir. Yes. नाम रखा इसको, सर इसका और कोई नाम रख example- दिया इसका। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, इसके एग्जाम्पल क्या, वो करके देख लेना, लुढ़का के बॉडी को। बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दोगे, कम घुमाओगे तो थोड़ी घिसेगी जमीन पे और फिर घूमना शुरू करेगी। आएंगे सवाल इस तरह के, ठीक है? सिर्फ घुमा के छोड़ देंगे तो घिसती हुई देखें, जमीन घिस रही है कि नहीं ऐसा नहीं देख सकते अपन प्रैक्टिकली। स्लिपिंग का मतलब है जमीन घिस रही है कि नहीं। क्या हम किसी बॉडी को बड़ी सावधानी से लुढ़काएं तो ऐसी लुढ़कती हुई नहीं जा सकती कि जमीन न घिस रही हो, जमीन पर निशान ही न बने? तो भाई, तो जब हो एकदम से सकता है। ब्रेक लगा देते हैं। हाँ, ब्रेक व्रेक लगा रहे हैं वो तो अलग चीज है, उसमें तो हमने रोटेशन बंद कर दिया तो स्लिप होके जा रही है। लेकिन हल्की ब्रेक लगाएंगे, थोड़ी थोड़ा घूम रहा है लेकिन चल भी रहा है, तब थोड़ी सी स्लिपिंग दिख जाएगी हमें। रेसिंग कार। हाँ, रेसिंग कार। रोड पे ग्रीस तो ये लगा सारे, हाँ, कुल मिला के बात ये सारे केस प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ना, सब हो जाते हैं ये तीन, ठीक है? अब मैं वही बात कर रहा हूँ, अब ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम इनमें से कौन सा बना पा रहे हैं। डिपेंड इसी पे, हम कितनी वेलोसिटी दे रहे हैं, कितना घुमा रहे हैं। नहीं समझे? Yes, समझ sir. गए। अब इनमें से कौन सा केस बनना है, यानी ये वाला केस बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो प्रैक्टिकली हम चेक भी कर सकते हैं। हमने घुमा के और चला के बॉडी को छोड़ा तो जमीन को इसने घिसा के नहीं घिसा, वो साफ जमीन नजर आई जाएगी। तो नहीं घिस रहा तो ये केस बन जाएगा, और खूब बना सकते हैं ऐसा केस, इसमें क्या दिक्कत है? वी और आर ओमेगा इक्वेट हो गए।
नाम क्या रखा है इसका? Rolling without Rolling slipping. without slipping. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ये तो नाम है ही, लेकिन इसका एक और नाम ज्यादा पॉपुलर है। Pure rolling. हाँ, उसी नाम से ये ज्यादा जाना जाए और करके प्योर रोलिंग, ये ज्यादा यूज होगा। जैसे प्योर रोलिंग की बात होगी तो इसी तरह की बात होगी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अभी दोनों केस भी हमने पढ़े थे, ये उनसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही ज्यादा यूज होने वाला है सवालों में, प्योर रोलिंग वाला। अब मुझे बताओ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई प्योर रोलिंग वाली, ध्यान से सोच के बताना, और सरफेस रफ है, तो अब क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं लगेगा। Zero Friction नहीं लगेगा। हाँ, फ्रिक्शन नहीं लगेगा ये कहना बहुत ज्यादा सही नहीं है, वो तो आगे सवाल करेंगे जब और ज्यादा क्लियर होगा। मुझे ज्यादा खुशी तब मिलती जब ये कहते Static लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। ज्यादा खुशी मुझे क्यों होती ये बात पे, वो समझ गए होंगे कुछ लोग। Yes, sir. Yes, sir. अगर Friction तो सरफेस impact रफ करेगा है, सर सिचुएशन में। अरे यार चुप रहो। फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो सवाल बताएगा, लेकिन लगा तो कौन सा लगेगा? Static. Static. स्टैटिक लगेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती? हो सकती हो है। सकती है। हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो समझदार लोग क्या लिखेंगे इसमें? इफ सरफेस स्टैटिक इज रफ, फ्रिक्शन। इफ सरफेस इज रफ, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। अब स्टैटिक लिख दिया तो वो जीरो वाला भी उसमें ऑब्वियसली आ गया कि नहीं? नहीं समझे? Yes. स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो भी तो हो सकता है। तो ज्यादा सही बात यह है, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक। या तो लगेगा नहीं, और लगा तो फिर स्टैटिक ही लगेगा। ठीक है। आई बात पकड़ में? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो पूरी जो कहानी हमने देखी है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, कंबाइंड, और फिर उसको जमीन पे लाके रख दिया, ये सारी चीज अभी मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में बता दी। अब इन सारी चीजों को आप एक्सप्रेशन में भी देख सकते हो। देखो, ये सारे डायग्राम बना ही लो एक बार तसल्ली से। एक बार थोड़ा सा पकड़ में आ गया तो फिर सवाल इजीली हो जाएंगे। सवाल तो इसमें बहुत होंगे, मरे से मरा और अच्छे से अच्छा, सारे टाइप के सवाल। लेकिन पहले इसे समझ लें थोड़ा बेहतर। अब ये डायग्राम हम जल्दी बना सकते हैं। कौन सी मोशन दिखाई है मैंने ये? ट्रांसलेशनल मोशन। अल्फा से घुमा दिया, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के एक्सलेशन लिख सकते हैं। आर अल्फा, कुछ ऐसे पॉइंट ये भी आएंगे, ऐसे ऐसे ही, ये ऐसे, ये है प्योर रोटेशनल। ये वही कहानी वही है, बस एक्सलेशन के टर्म्स में बना रहे हैं डायग्राम। किसी मूवमेंट पर ट्रांसलेशन वाला एक्सलेशन ए है, रोटेशनल वाला एक्सलेशन अल्फा है। तो अब इन दोनों दोनों दे दिए, ए भी दे दिया और अल्फा भी दे दिया, तो फिर कंबाइंड बन जाएगा। तो हर पॉइंट का एक्सलेशन बता सकते हैं अब हम। ये सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है
ट्रांसलेशन की वजह से ए मिलेगा और आर अल्फा भी मिलेगा। सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे काम का तो यही होता है, ये आर अल्फा, और इस पॉइंट को सिर्फ ए ही मिलेगा ट्रांसलेशन वाला, इसको ए आर अल्फा, और इधर वाले जो पॉइंट है उनके भी बता सकते हैं अपन, ए और आर अल्फा का रिजल्ट। ये हो गई कंबाइंड मोशन या रोलिंग, ठीक है। Yes, sir. एक्सलेशन के हिसाब से बन गया ये डायग्राम, कंबाइंड वाला डायग्राम बन गया वो फाइनल। तो किसी पॉइंट का एक्सलेशन बताना हो तो इन दो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वाले एक्सलेशन का रिजल्ट। अभी जो डायग्राम मैंने बनाया है फाइनल वाला या कोई सा भी, इसमें अभी गलती है, कुछ अधूरा है ऐसा कह सकता हूं। क्या कोई पकड़ पाए इस बात को? मजा आ जाएगा अगर कोई पकड़ ले। कौन से डायग्राम में तीनों में से? तीनों में से कोई से भी डायग्राम में हो सकती है। सर सेंटर लास्ट का वाला ये तो- एक्सलेशन नहीं होगा। ये तो बेकार की बात है, खैर वो तो होगा ही होगा, उसमें क्या है। इसका आर अल्फा 0 होगा। सर हिंज नहीं। हेंज क्या, हेंज को चला दिया बस, और क्या। ये तो फालतू की बात मत करो, ये तो पहले ही हो चुका है। ये नई नए न्यूटन्स फोर्थ लॉ बनाना मत शुरू करो। सब बॉडी के अंदर वाले पार्टिकल्स भी एक्सेलरेशन मिलेगा उनको। ग्रेविटी का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो एनजी पे भी याद अल्फा का एक्सलेशन हो। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। फिर उससे क्या करें, ये तो सेंटर ऑफ मास, फिर एक्सीलरेशन। अब ये ऐसी कहानी है, वहां करते फिर तो वेलोसिटी वाले डायग्राम में, यहाँ क्यों कर रहे हो? जब उसको सच मान चुके तो इसमें क्या गड़बड़ है? ऐसे जो लोग बोल रहे हैं उनको खुद लग रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। सिंपल सी कहानी, इसको चलाया घुमाया, इसमें क्या समस्या है? ये सिर्फ चलेगा ही, घूम घूम तो रहा ही नहीं है। इसमें ए दे दिया तो मैंने क्या अपराध कर दिया? अजीब अजीब सी चीजें बोल रहे हैं लोग। कोई ढंग की बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में सोचने के लिए तो अरे बड़ा एकांत चाहिए होता है। अब वो एकांत कहाँ से आए? अब ये एक्सपेक्ट करोगे कि बताऊं मैं इसे क्या है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस सर, सेंट्रीपिटल। ये आर अल्फा कौन सा एक्सलेशन है? टेंजेंशियल है वो। और सर ये जब इस बॉडी को घुमा रहे हैं, जब इस बॉडी को घुमा रहे हैं, तो क्या इसके पार्टिकल्स के पास सिर्फ एक ही एक्सलेशन होगा, टेंजेंशियल? नो सर। दूसरा एक्सलेशन नहीं है? तो क्या गलती रह गई थी, वो कमी पूरी हो गई कि नहीं? यस सर। अब अगर मुझे किसी पॉइंट का, किसी एक पार्टिकल, इस कंबाइंड मोशन में किसी भी पॉइंट का एक्सलेशन बताना है, तो क्या वो 3 एक्सलेशन का रिजल्टेंट होगा? यस सर। एक, अच्छा अब ये मत कहना कि वेलोसिटी वाले डायग्राम में ऐसा क्यों नहीं, वो वेलोसिटी था, वो एक्सलेशन नहीं थे। ये एक्सलेशन का डायग्राम, इसीलिए तो मैं बनवा रहा हूँ इसे अलग। किसी भी पॉइंट का जो एक्सलेशन हम ढूंढेंगे तो वो एक तो ट्रांसलेशन से आएगा और रोटेशन से दो आएंगे, एक सेंटर की तरफ और एक टेंजेंशियल। तो जैसे यहाँ इसका नेट बताना है, तो ए प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ऑफ रूट, ऐसे आएगा। यहाँ भी बताना हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक्स में और ये वाई में, तो उनका नेट देखना पड़ेगा। सेंटर का सिर्फ एक ही होगा, ए। ये इसका राज अलग चलेगा। इसके पास ना तो सेंटीपिटल मिल रहा और ना ही टेंजेंशियल।
इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से आएगा, बाकियों के पास देख लो ये 3 एक्सलेशन रहेंगे। ठीक है, अब फिर वही कहानी, ये डायग्राम चलो हमने समझ तो लिया कंबाइंड का, लेकिन हम इसे अपने तरीके से देखेंगे। अपने तरीके से मतलब इसको जमीन पे जाके रख के देखेंगे। तो रखें जरा जमीन पे, और फिर वही 3 पॉसिबिलिटी। हम इस बॉडी को ट्रांसलेशन वाला एक्सलेशन ए और रोटेशन वाला एक्सलेशन एल्फा दोनों देके और फिर जमीन पर रखने जा रहे हैं। ऐसी बात कुछ कर रहा हूं, देखो जमीन तो फिक्स ले रहे हैं अभी हम, थोड़ी देर में जमीन को भी चलाने लग जाएंगे। देखो, और ये देखो ए, और कुछ खास खास पॉइंट्स ही बना रहा हूँ, अब सारे नहीं बना। एक तो सबसे ऊपर वाला ए प्लस आर एल्फा और इधर ए सी, और सबसे नीचे वाला पी पॉइंट, ये सबसे ज्यादा काम का है। उनको बनाओ ना भले, कोई दिक्कत नहीं। ये ए इधर आएगा, आर एल्फा इधर आएगा, और ए सी इधर आएगा। तो इसको ऐसे अभी मैंने जो समझाया था, ये है पी पॉइंट, यहाँ जो जमीन के संपर्क में आना है, जमीन फिक्स है। इसके पास देखो एक एक्सलेशन ए इधर है, एक आर एल्फा इधर है, और एक ए सी इधर है। अब देखिए ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इस पी पॉइंट को जमीन पर रखने के बाद ये पी पॉइंट इस जमीन पे स्लिप होगा कि नहीं होगा, इसमें एसी का कोई रोल नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. है ना, ये सिर्फ ए और आर एल्फा ही तो डिसाइड करेंगे। Yes, अगर sir. ए आर एल्फा से ए ज्यादा हो गया आर एल्फा से, तो नेट एक्सलेशन ये वाला सरफेस के पैरेलल वाला, सरफेस के पैरेलल वाला ही तो एक्सलेशन डिसाइड करेगा स्लिपिंग हो रही है कि नहीं। परपेंडिकुलर वाले से कोई लेना देना थोड़ी है। तो ए अगर आर एल्फा से बड़ा हो गया तो ये पी पॉइंट यहाँ रखते ही आगे स्लिप हो जाएगा, और अगर आर एल्फा बड़ा हो गया ए से तो पीछे स्लिप हो जाएगा। पीछे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेंटर इधर जा रहा है इसका। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये ना तो आगे स्लिप होगा ना पीछे स्लिप होगा। तो क्या ये तीनों कंडीशन वही बन रही है अपनी, ए ग्रेटर देन आर एल्फा। Yes, sir. तो क्या कहेंगे, रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग। और अगर फ्रिक्शन हुआ तो कौन सा होगा, काइनेटिक। और ये पी पॉइंट उधर स्लिप हो रहा है तो फ्रिक्शन काइनेटिक इधर लगेगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल वही, इफ ए लेस देन आर एल्फा तो क्या होगा, रोलिंग, यानी जैसे इस पी पॉइंट को रखेंगे तो इधर स्लिप हो जाएगा ये, और बॉडी जा रही है आगे। बॉडी का सेंटर देखो किधर जा रहा है, उस हिसाब से देखते हैं। सेंटर इधर जा रहा है और पी पॉइंट इधर स्लिप हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं उसे बैकवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। अगर फ्रिक्शन हुआ, सरफेस रफ हुआ तो फ्रिक्शन लगेगा, और किधर लगेगा, उधर की तरफ, और काइनेटिक, डायरेक्शन ये रहेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा, अगर ए और आर एल्फा बराबर हो गए तो इसका नाम होगा रोलिंग Without slipping. विदाउट स्लिपिंग या प्योर रोलिंग। तो फ्रिक्शन अगर हुआ तो कौन सा होगा, स्टैटिक। स्टैटिक। जरूरत हुई तो नहीं लगेगा, जीरो होगा, और जरूरत हुई तो
स्टैटिक लगेगा। किधर लगेगा वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, वो आगे की स्टडी है फिर। ठीक है, Yes, या तो sir. लगेगा नहीं, और लगेगा तो फिर स्टैटिक लगेगा। तो दोनों तरह से हमने इस डायग्राम को देख लिया, वेलोसिटीज के हिसाब से भी और एक्सीलरेशन के हिसाब से भी। ठीक है, अच्छा ए और आर अल्फा अगर बराबर हो गए, ए और आर अल्फा, तो पी पॉइंट का एक्सीलरेशन जीरो मत कह देना, ये वाला जीरो होगा, ये तो बचा रह जाएगा अभी। यस सर। हाँ, अब देखो ए आर अल्फा से बड़ा है, ए आर अल्फा से बड़ा है, तो पी पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन मैंने ए माइनस आर अल्फा नहीं लिखा, देखो यहाँ ए माइनस आर अल्फा नहीं होगा, ए माइनस आर अल्फा और ए सी का रिजल्टेंट होगा अगर नेट एक्सीलरेशन की बात हो तो। लेकिन नेट की हमें जरूरत ही नहीं, हमें तो बस ये चेक करना है कि स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो फिर यही एक्सीलरेशन डिसाइड कर देंगे, इसका कोई रोल नहीं है। सरफेस के परपेंडिकुलर वाले एक्सीलरेशन का स्लिपिंग डिसाइड करने में कोई रोल नहीं होता। ठीक है भाई। Yes. तो चलो फिर इसके सवाल वाल तो फिर अगली क्लास में अपन करेंगे, आज की कहानी यही खत्म कर देते। हाँ, वो जस्ट कह रहा है कुछ। सर एक सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन था सर, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। हाँ, कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? नहीं सर, मतलब लिखा इंग्लिश में, ये सर मतलब वो समझ नहीं आ रहा सर, कहना क्या चाहता है कुछ। इंग्लिश, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही? किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी हो उससे संपर्क करो, बताओ क्या सवाल क्या है। सर आप इसे इसलिए एम बता भी रहे सर की अच्छी है। हाँ, सवाल बताओ क्या है, मजाक मत करो। सर सवाल ये है, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r is held against the inner surface of large sphere of radius 6r. The masses of large and small spheres are 4m and m respectively. This arrangement is placed on a horizontal table as shown. There is no friction between any surface of contact. हम्म, The small sphere is now released. The coordinates of the center of large sphere when the small sphere reaches the other extreme position. तो सर इसका क्या मतलब हुआ अदर एक्सट्रीम पोजीशन का? ये तो वैसा ही है जैसे क्लास में कराया था, एक नीचे आ जाता है तो फिर बाद का डायग्राम बना के वो m1 x1 वाला फॉर्मूला लगता है। लेकिन ये सवाल को हमने तो नीचे ले जाके ही छोड़ दिया था, फिर वो इधर और ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक जब पहुंच गया होगा तब का सवाल है। अच्छा सर। एक्सट्रीम मतलब मिनिमा या मैक्सिमा? अरे जहां से छोड़ा है दूसरी साइड उतना ही तो पहुंचेगा। यस सर। शुरू में ये स्थिति है, ये छोटा स्फीयर यहाँ से छोड़ा, तो ये ऐसे लुढ़कता हुआ जाएगा, ये बड़ा वाला आगे बढ़ेगा, तो बाद में मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर कोशिश कर लेना यहाँ पहुंचाना है, इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम पे पहुंच गया। ओके सर। ठीक है, यस सर। और सवाल अपना वही है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। 0। ठीक है, यस सर। तो अब कर लोगे कोशिश? यस सर। करना हो जाए तो बढ़िया, नहीं फिर पूछ लेना। ठीक है सर। ओके सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। राजा 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 करे जमे समाजा उठाल तनी कोरा भेटाई खूबे मजा। राजा 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 करे जमे समाजा उठाल शांति। बहिया में कसी के सैया